बस 2 मिनट तक अटेंडेंस लेते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा पेपर डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद ये है कि टॉपिक जो आज का है उस पर फिर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, फातिमा। Present, sir. एब्सेंट का क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चलो, कैफुल वरा, कैफुल वरा, Present, sir. हसन अब्बास, Present, sir. मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल्ला आफाक, मोहम्मद अब्दुल्ला आफाक, जीशान अहमद, जीशान अहमद, शर्जील अख्तर, सऊद अकरम, सऊद अकरम, Yes, sir. मोहम्मद अली इमरान, Present, sir. मुस्तफ़ा अमीन, Present, sir. अनीस अंसर, Present, sir. हमजा बिन इमरान, हमजा बिन इमरान, मोहम्मद फहद आमिर राजा, Present, sir. मोहम्मद फरहान हसन, सर फरहान क्लास में ही था, अभी उसकी लीव हुई थी, शायद इंटरनेट का इशू है। हुसैन इजाज शाह, Yes, sir. साद कामरान, Present, sir. उमर कामरान, Yes, sir. औरंगजेब मलिक, सैयद मेहदी हसन, Present, sir.
मोहम्मद मुबशिर इमरान, Present, sir. हफ्सा मुश्ताक मलिक खटक, हफ्सा मुश्ताक, महानूर नवीद, सर उसका माइक नहीं चल रहा था। महानूर, यस सर। राबिया नूर, प्रेजेंट सर। अक्सा रजा, प्रेजेंट सर। फाइक रहमान, फाइक रहमान, ऐना शाहिद, यस सर। सलमान शाहिद, प्रेजेंट सर। सर मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। असलम सर। जी सर मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। सर मेरी आसिम, सर मेरा नाम नहीं याद आपने। अच्छा वो आपका कोई इशू होगा जिसकी वजह से एलएमएस से आप अभी शायद निकाल दिए गए होंगे। सर क्या इशू है? सर एक ये इसका स्टार्ट से एक लड़के का नहीं था, आसिम का सर। जी यस फर्स्ट सेमेस्टर से ही नहीं था नाम। नहीं ये वो आपने बात की वो जो भी आपके क्लास इंचार्ज हैं या सर सर वो सबको जो पता हैं है। आसिम का यस सर। नहीं शुरू से नहीं। सर फर्स्ट सेमेस्टर से लिस्ट में नाम नहीं होता था सर, उसके बाद करवाया है, लेकिन वो बार बार जब नेक्स्ट सेमेस्टर की लिस्ट अपडेट होती है तो उसमें फिर नहीं आता। अच्छा तो नहीं अभी तक आपका इधर तो होना चाहिए था। सर था मेरा नाम। अच्छा तो फी वगैरह का इशू तो नहीं है? नहीं सर। Other than that, नहीं आपका नाम आया ही नहीं है। सर था, और वो जो आप कह रहे हैं फी का इशू सर वो हुआ था और वो क्लियर हो गया था बाद में। बस वो शायद इस वजह से अभी तक वो लेट मी नोट योर नेम में आसिम वज़ीर। मैं आपका नाम जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा आपका, और जो बाकी किसी और का भी अगर कोई इशू है तो वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं केस जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा और नाम आपका ऐड करवा देते हैं। अच्छा जी पेपर में ऑब्वियसली somebody has raised hand जी मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक। सर आपने कहा था अटेंडेंस 10 मिनट बाद होगी। जी तो 10 मिनट बाद होगी ना अटेंडेंस। सर 10 से मिनट आपने एब्सेंट मार्क कर दिए। अच्छा आप अभी हैं बीच में, जो मार्क होने तक जो होगा चलिए उसकी हम दोबारा लगा लेंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। क्या नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक सर। ये रहा a contribution format income statement. Contribution format income statement is the one which is made specifically by a manufacturing concern to calculate the profits made. ये कोई खास रीज़न नहीं है, ये तो आप इनकम स्टेटमेंट हर इनकम स्टेटमेंट इसीलिए ही बनाई जाती है। Made specifically to cater to the needs of internal management. ये असल रीज़न है। The answer was part B. अब ये क्यों है? हमने बात की थी कि जो अकाउंटिंग आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़ी थी, वो अकाउंटिंग was specifically designed to cater to the needs of external
यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो लोग जो कि बिजनेस चला नहीं रहे। जो बिजनेस चला रहा है उसके लिए जो ये स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना वर्ड की? Yes, sir. ठीक हो गया। और आवाज़ भी मेरी क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, फिर हाँ, वो बाहर के लोगों के लिए होती है, जो आपने सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ी, जो अब सेमेस्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। इंटरनल मैनेजमेंट क्योंकि हमने बात की हुई है ये भी टाइम एंड अगेन कि इंटरनल मैनेजमेंट इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी चेंज्ड with decision making, and it is more important than the fixed cost, because whatever decision you make, you cannot change the major portion of a fixed cost. So they're not concerned with more with the fixed cost, they are more concerned about the variable cost. And this contribution format income statement provides fixed and variable cost as a separate element. पहले आप सेल्स में से यू डिडक्ट द वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है आपके पास, और फिर आप उसमें से यू डिडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट। तो आंसर बी, मेड स्पेसिफिकली बाय सर्विस कंसर्न टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स मेड, नहीं थी ये रीज़न। मेड स्पेसिफिकली बाय ट्रेडिंग कंसर्न टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड, नहीं रीज़न थी। बी वाज द राइट आंसर। एक्सपेंसेस विच आर मोस्ट रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट और वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस के ऊपर मैनेजमेंट फोकस कर रही होती है क्योंकि वो इसको अपनी डिसीजन से चेंज कर सकते हैं। मसलन मटेरियल तो लगना ही है, किस ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया जाए प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा। लेबर किस किस्म की यूज़ की जाए प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट डालेगी, वगैरह वगैरह। Which one of the following might not be a product cost? Direct material is part of the product cost. अच्छा, ये जो जितनी भी रीजंस थी, जो ये बना हुआ है, ये सारी मैंने जो ये हम पढ़ते रहे थे और ये मैंने आपके साथ ये शेयर भी की हुई थी, ये जो फाइल है वर्ड की। तो all these questions are based on क्लास डिस्कशंस जो हमारी होती रही है। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट भी हमने बनाई हुई है, और उसके ऊपर हमने अच्छी खासी हाइलो मेथड के ऊपर हमने अच्छी खासी बात की हुई है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी डिस्कस जो है वो हुई हुई हैं क्लास में, और उसी के ऊपर फिर ये है कि मैंने MCQs बना दिए थे। तो हाँ, डायरेक्ट मटेरियल इज़ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, जैसे कि ये यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड्स। तो मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट लेबर बेसिकली इज़ एन एक्चुअल FOH, एक एग्जांपल है उसकी। और फैक्ट्री डेप्रिसिएशन जो है, ये तो क्योंकि नाम वैसे भी फैक्ट्री का है, ये भी ओवरहेड्स में शामिल किया जाएगा। चीफ एग्जेक्टिव की तो सैलरी, ये एक पीरियड कॉस्ट। ये चीफ एग्जेक्टिव पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा होता है, वो सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं देख रहा होता। ये एक्सपेंस जो था, ये उन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसा है जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, तो चीफ एग्जेक्टिव सैलरी वाज द आइटम जो कि वाज द राइट आंसर। हाइलो मेथड के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है। हाइलो मेथड इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट स्टेप कॉस्ट इन अ प्रोडक्ट कॉस्ट, नहीं, ये आंसर नहीं था। स्टेप कॉस्ट कुछ और होती है, हाइलो मेथड उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता। कैलकुलेट स्पेसिफिकली the fixed cost in an absorption costing system, भी ये आंसर नहीं था। डिस्ट्रीब्यूट the mixed cost into its fixed and variable cost elements so that it might be used
टू कंस्ट्रक्ट द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मैनेजमेंट को वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सकें। मिक्स्ड कॉस्ट में क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती हैं तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के लिए हमें हाइलो मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड्स जिसको हम यूज़ करके वो उसको हम डिवाइड करें। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में a fixed cost can further be subdivided into a committed fixed cost and discretionary fixed cost. Cannot be further subdivided because it is fixed, incremental and sunk cost, incremental and opportunity cost. So A was the right answer कि fixed cost में से भी जो discretionary होती है fixed cost, इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और ये जो कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि किसी भी तौर पे चेंज नहीं की जा सकती। तो बहरहाल ये दो पार्ट्स में, और ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है और वहीं से ही खैर यहीं पे ही फाइल में कहीं पे होगा डिस्कशन, हमने इसके ऊपर भी की हुई है और बहरहाल उसी से ही करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी फर्दर, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जैसे रेंट है, रेंट वंस इट इज़ एग्रीड। अब आप ये उनसे नहीं कह सकते कि यार मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, रेंट उसके ऊपर लिखा हुआ है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिशनरी मीन्स एडवर्टाइजमेंट आपने करनी ही करनी। तो एडवर्टाइजमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल टीवी पे ऐड ना दें, आप जो है वो एफएम पे ऐड चलवा दें। प्राइम टाइम जो टीवी का होता है उसमें ऐड ना दें, और सपोज रिपीट टेलीकास्ट में या जैसे 8 से 9 बजे तक का टाइम है, या ये जो मेन जो एंकर्स हैं उनके उसमें वो ना आप चलवाएं, वैसे चलवा दें। तो रेट जो होगा वो ऑब्वियसली जो एयर टाइम आप यूज़ कर रहे होंगे वो उससे ज़रा थोड़ा सा वो स्लॉट्स यूज़ की जाएं जो कि ज़्यादा महंगी ना हो। तो उसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एडवर्टाइजमेंट होनी ही होनी है। एडवर्टाइजमेंट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट, डिस्क्रिशन पे है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप उसको अगर मैनेज करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर सकते हो। ए वाज द राइट आंसर। प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, ये हम जब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट्स बना रहे थे उस वक्त हमने इसके ऊपर भी बात की हुई है। ये मेरा ख्याल है लास्ट डे हमने शायद इसके ऊपर बात की थी कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, और मेरा ख्याल है इस दिन हमने ये प्राइम कॉस्ट लिखी हुई है कि क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और फिर ये भी बताया था कि जो लेबर और एफओएच जो होती है उसको बेसिकली हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। तो प्राइम कॉस्ट के लिए जो राइट आंसर वाज सी, एंड द राइट आंसर फॉर कन्वर्जन कॉस्ट इज पार्ट ए, टोटल ऑफ द डायरेक्ट लेबर और एफओएच। मटेरियल को लेबर कन्वर्ट करेगी और मटेरियल को फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स की ज़रूरत है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट वुड बी दी कन्वर्जन कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसके ऊपर हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है कि प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली पीरियड कॉस्ट है ये तो बीच में नहीं आएगी। एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच, तो हमने ये बात की हुई थी कि जब आपको अप्लाइड एफओएच भी क्वेश्चन में गिवन हो और एक्चुअल एफओएच भी गिवन हो तो आप
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हुए अप्लाइड एफओएच जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करते हैं, और अप्लाइड एफओएच क्या होती है उसके ऊपर भी हमने बात की हुई है. एंड ओवर अप्लाइड एफओएच, so Bharat, C was the right answer. An over applied FOH occurs when the applied FOH is over and above the actual FOH. आपने जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा जिस FOH को बनाया है, if it is more than what you actually paid, तो इसका मतलब है कि आपने कॉस्ट में ज़्यादा पैसे डाल दिए, आपका अंदाज़ा गलत हो गया है, असल में इतना ख़र्चा नहीं आया जितना ख़र्चा आपने अंदाज़े की बुनियाद पे जब आपने शामिल किया था उसमें प्रोडक्ट में, तो अंदाज़ा आपने ज़्यादा लगा लिया था कि हमारा एफओएच का इतना एक्सपेंस हो जाएगा, असल में उतना एक्सपेंस आपका हुआ नहीं है. तो C was the right answer, और under applied over FOH है, तो occurs when the applied FOH is less than the actual FOH. एक अगर आंसर आपका ठीक है तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाना चाहिए. C और D are the right answers. ठीक है जी, तो ये तो हो गया. ऑब्जेक्टिव. ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ था. जस्ट एक चेंज जो इसमें थी वो ये थी कि जो क्लास में करते हुए वी प्रिपेयर्ड द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट एट 4500 लेवल ऑफ एक्टिविटी. तो मैंने आप लोगों को यहाँ 4000 4000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाने के लिए कहा था, और इस चीज़ के लिए मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में भी कि भाई ये मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है. देखना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं तो तुम 4000 पे उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. मसलन advertisement expense, whatever the level of activity may be, इसमें 70,000 ही रहना. इंश्योरेंस एक्सपेंस 9,000 ही रहेगा. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 42,000 ही रहना. ठीक है, तो आपने एक कॉलम, ये 3 कॉलम्स ना बनाएं, एक कॉलम बना लें जो कि 4000 लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर हो. सेल्स रेवेन्यू 4,20,000 को 3000 से डिवाइड कर लें, 5,25,000 को इससे डिवाइड कर लें, 6,30,000 को 4,500 से डिवाइड कर लें. तो जो सेलिंग प्राइस S.P, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है, पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस आपकी है उसको जब आप 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सेल की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह हमने बात की हुई है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है. तो पर यूनिट कॉस्ट को जब आप 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी. बाकी ये 3 हमने बात की, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन, इन्होंने यही रहना है, बेशक 4000 हो या जो भी हो. शिपिंग कॉस्ट क्योंकि वो थी मिक्स्ड कॉस्ट थी, तो इस पे हाई लो मेथड लगा के और फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पर यूनिट इनटू 4000 आपने करना था तो इसकी अमाउंट आ जाए, क्योंकि मिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और पर यूनिट भी होती है. तो इसको अगर तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम, हाँ जी कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट कहा हुआ है, तो पर यूनिट कॉस्ट अलहदा आनी थी और फिक्स्ड कॉस्ट अलहदा आनी थी. मालूम हमें ये हाई लो मेथड से होना था जो कि पार्ट बी था.
इसी तरह आपने ये चीज़, क्योंकि हमारी सैलरीज एंड कमीशंस भी हमारे मिक्स्ड कॉस्ट थे, तो यही हाई लो मेथड लगा के और आपने इसको 4000 से मल्टीप्लाई करना था, वेरिएबल कॉस्ट आ जानी थी और फिक्स्ड कॉस्ट आपने अलहदा से नीचे माइनस करनी थी, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। तो सिर्फ इस चीज़ के अलावा कि लेवल ऑफ एक्टिविटी 4000 पे हो गई थी और कोई ख़ास चेंज नहीं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी सिर्फ चेंज मेरा ख्याल है यही थी कि 80,000 मशीन आवर्स मैंने किए हुए थे। अदर देन दैट चीज़ क्वेश्चन जो था ये हमने पहले से किया हुआ था। 2,74,000 के ऊपर जो टोटल एफओएच का ख़र्चा था उन्होंने ये तीन वो आपको दे दिए थे, विच इज़ दी लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी वाज 80,000 और इसके ऊपर जो था वो एफओएच का ख़र्चा वो 3,12,000 था। उसको भी पहले इसी तरह डिवाइड करना था इन तीन कंपोनेंट्स में। फिर आपने मिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, फिर आपने हाई लो मेथड लगाना था और हाई लो मेथड लगाने के बाद जब आपका कॉस्ट फार्मूला आपका आ जाना था, जब कॉस्ट फार्मूला आपका आ जाना था फिर आपने उसकी मदद से आपने 80,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर उसको प्रिपेयर करना था। सो दैट वाज इट। हमने क्लास में भी इस किस्म का क्वेश्चन किया हुआ था, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था। फिर आप जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है, फिर ये क्वेश्चन भी जो है इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन हमने इसका क्लास में किया हुआ था। रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के साथ साथ फैक्ट्री सप्लाईज का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और फैक्ट्री सप्लाईज परचेज भी दी हुई हैं। तो हमने क्वेश्चन एक इस तरह का किया था जिसमें फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स थे और एक फ्यूल था। मैंने आपको दो ट्रीटमेंट्स बताई थी कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ओपनिंग रॉ मटेरियल्स के साथ इसको भी आप ऐड कर लें और इसकी एडजस्टमेंट जो है वो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम के साथ कर लें, या फिर यूँ करें कि इसकी एक फ़ाइनल फिगर कैलकुलेट करें और उसको जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसके बीच में एडजस्ट कर लें। जैसे आप मर्ज़ी चाहते हैं वैसे किया जा सकता है। बाकी indirect labor is an actual FOH, power and light is an actual FOH, heat is an actual FOH, fire insurance is an actual FOH, depreciation machinery is an actual FOH, factory building is an actual FOH, tool expenses हैं। तो ये आपकी actual FOH कैलकुलेट करने में इन्होंने आपकी सुपरिटेंडेंस है सॉरी, तो ये एक्चुअल एफओएच कैलकुलेट करने में इन्होंने आपकी मदद करनी थी। और ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि जो अप्लाइड एफओएच था, द कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ से अप्लाइड एफओएच आना था, यहाँ से एक्चुअल एफओएच आना था, और दोनों का जो डिफरेंस था वो ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच था, जिसकी फिर आपने आगे एडजस्टमेंट करनी होती है। तो ये था ये पेपर। उम्मीद है कि ठीक हो गया होगा। क्लास में हैं भी या मैं खाली अपने आप को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आज जो बहरहाल टॉपिक है हमारा वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जॉब बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में जॉब किस चीज़ को कहते होते हैं। तो
जॉब इन कॉस्ट अकाउंटिंग, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए is a task which is number 1 non-repetitive in nature. एक तो वो टास्क रिपीट नहीं हो रहा हो, is separately identifiable. कंडीशंस और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो अलहदा से आइडेंटिफाई, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल मींस कि वो अलहदा से हो सकती हैं, रिकॉर्ड हो सकती हैं। हर नए टास्क की रिक्वायरमेंट पिछले टास्क से डिफरेंट हो। मसलन कंस्ट्रक्शन है तो हर नई बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो जो भी आप पुरानी बिल्डिंग या जो लास्ट बिल्डिंग थी उससे हर किसी का जो नक्शा जो होता है वो जो जिस तरीके से उन्होंने वो चीज़ बनवानी होती है वो डिफरेंट होता है। किस जगह वो बनाई जा रही है वो डिफरेंट होगा। किस यानी सॉइल कॉम्पोजिशन क्या है, किस किस्म की है, कितना वेट या लोड बर्दाश्त कर सकती है, किस तरफ वो फेस कर रही है, वगैरह वगैरह। यानी ईच टास्क इज़ significantly different and it has a significantly different requirement than the previous task, और नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होगा वो। इट्स वेरी अनलाइकली कि जो एक्सपेंस है जो वो टास्क है वो एग्जैक्टली विद द सेम रिक्वायरमेंट्स दोबारा रिपीट हो जाए। इट्स वेरी अनलाइकली। ठीक है, हो भी सकता है यानी लेकिन it will not happen more oftenly. कभी कभार तो शायद इट्स वेरी रेयर के चलें अगर हो जाए, लेकिन ये है कि मुश्किल है कि ये हर दफ़ा जब आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो चीज़ें कंस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं क्योंकि आपका काम ही वो है। लेकिन ये है कि उसकी जो हर नया टास्क जो आपको दिया गया है उसकी रिक्वायरमेंट पिछले टास्क से डिफरेंट होगी। और ये ज़रूरी, हमारा जो फोकस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग वाली तरफ होगा। वरना अगर सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप चले जाएं तो ऑडिट एक वो एग्जाम्पल है, ऑडिट वो टास्क है which is usually different from every next audit। जब आप किसी उस पे जाते हैं, किसी बिजनेस के ऑडिट के ऊपर जाएंगे, ऑब्वियसली उसके इंटरनल कंट्रोल्स की सिचुएशन हर किसी उसकी डिफरेंट होती है। हर नए सेक्टर में बैंकिंग कंपनी का जिस तरह ऑडिट होगा उस तरह फर्टिलाइज़र कंपनी का ऑडिट वैसे नहीं हो सकता। बैंकिंग कंपनीज में भी डिफरेंट बैंक्स हैं जिनके इंटरनल कंट्रोल्स डिफरेंट हैं। तो आपको इंटरनल कंट्रोल्स का तो पता है ना कि क्या होते हैं। ऑडिट पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई होगी यार। इंटरनल कंट्रोल मींस जो आपके वो सिस्टम which is in place for checks and balances। अगर आसान सादे नॉन टेक्निकल अल्फाज में तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस जो कि आपने मैनेजमेंट ने इंटरनली प्लेस किए हुए हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से और बग़ैर घपला हुए और बग़ैर गलती हुए, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल गलती हुए बग़ैर वो चीज़ जो है वो निकल जाए।
मसलन जब आप ये लेके जाते हैं चालान फॉर्म जो लेके जाते हैं, अब चालान फॉर्म के 4 हिस्से होते हैं। अब चालान फॉर्म एक पेज पे भी प्रिंट हो सकता था, लेकिन उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें चला जाता है, एक आपको दे दिया जाता है, 2 बैंक रख लेता है। तो बैंक में भी जो 2 पार्ट्स रखेगा तो वो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। तो एक ही इंफॉर्मेशन है और वो 4 डिफरेंट जगहों पे रिकॉर्ड या प्लेस की जा रही है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई गलती से किसी एक जगह से चीज़ मिसप्लेस भी हो जाए तो इंफॉर्मेशन अभी 3 बंदों के पास और भी है, और अगर इंफॉर्मेशन सपोज बाय एनी चांस, जो कि भी अनलाइकली है, कि अगर किसी एक के पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है तो उसकी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए 3 लोग और मौजूद हैं जो कि उसको ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब एक चीज़ को आपने मैनेज करने के लिए दिस इज़ अ गुड कंट्रोल मेजर कि आपने डिफरेंट जगहों पे चेक्स एंड बैलेंसेस प्लेस किए हुए हैं। अब चेक है तो चेक भी 3 या 4 लोगों से साइन होगा। तो भाई अगर किसी एक बंदे से गलती हो गई कि इस पे डेट नहीं लिखी हुई तो दूसरा या तीसरा बंदा तो मिस्टेक पकड़ ही लेगा। 3 के 3 बंदे तो नहीं सोने लगे कि यार ये मिस्टेक हुई थी, साइन नहीं हुए थे, या डेट नहीं लिखी हुई थी, या अमाउंट मिसिंग है, या अमाउंट जो है वो इट डजंट मैच जो कि आपने लिखा हुआ है इन वर्ड्स, और जो आपने डिजिट्स में लिखी हुई है दे डोंट मैच। एक आध बंदे से तो गलती हो सकती है, सब इंसान है, लेकिन ये है कि 3-4 लोगों से एक ही मिस्टेक जो है वो होना मुश्किल है। हो सकती है, ह्यूमन एरर की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन मुश्किल है कि सब के सब से ही गलती हो। तो जो इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसमें इंटरनल कंट्रोल्स हम आसान सादा अल्फाज में कहेंगे कि आप ऑपरेशंस में चीज़ों को कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो हर बिजनेस ने अपने लिहाज से रखी भी होगी, कुछ के वीक होंगे, कुछ के स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर तो इंटरनल कंट्रोल्स किसी कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं तो यू डोंट हैव टू बॉदर, यू डू हैव टू बॉदर कि आपको चीज़ें चेक करनी है, लेकिन प्रॉबेबली आप उतनी डेप्थ में चेक ना करें जितनी डेप्थ में आप किसी ऐसी कंपनी के रिकॉर्ड्स को करें जो कि वो है, क्या कहते हैं उसको, जिसके कंट्रोल्स जो हैं वो वीक है। तो हर नया ऑडिट, हर नई कंपनी प्रेजेंट्स इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स ओन सेट ऑफ थ्रेट्स जो कि आपको पेश आ सकती हैं, और दिस वुड बी द जॉब वुड बी नॉन करना तो आपने ऑडिट ही है, लेकिन हर ऑडिट क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है पिछले से, तो ये भी हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। हर सर्जन जिसने सर्जरी करनी है तो दैट प्रेजेंट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ थ्रेट्स, और उसमें जो कंडीशंस हैं वो पिछले वाले से क्योंकि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। तो टास्क तो आपने सर्जरी का ही परफॉर्म करना है। ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है और वो कितना फैला हुआ है, या रिमूवल के लिए हाउ मच डीप उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसके लिहाज से इट प्रेजेंट्स अ डिफरेंट टास्क। तो ये भी एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर होगा, जहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो हर टास्क है, फर्नीचर बनवाने के लिए आता है कोई,
और वो आपको अपना कोई डिज़ाइन दे देता है कि भाई मुझे ये वाला डिज़ाइन जो है वो आपने बना के देना है। आप ऑब्वियसली यू डू हैव अ कैटलॉग, आप उसको दिखाएंगे कि यार ये चीज़ हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो डिज़ाइन में अगर कुछ चेंजेस वगैरह करवा देता है तो ये भी एक एग्जांपल ली जा सकती है जो कि जॉब कहलाएगी। तो a job in a cost accounting is a task which is non repetitive। और नॉन रेपिटेटिव से मुराद मेरी ये नहीं है कि जैसे मैंने अभी कहा कि करना आपने ऑडिट ही है, बनानी आपने कंस्ट्रक्ट आपने बिल्डिंग्स ही करनी है, लेकिन वो किस तरीके से करनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिज़ाइन स्ट्रक्चर उसका चेंज है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ न्यू टास्क। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि एक मिनट ज़रा कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का करम सर।
अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे? लोगों को थोड़ा सा जगा भी लेते हैं। मोहम्मद फरहान, आई गेस, मोहम्मद फरहान, फरहान फरहान है। महानूर नवीद, फरहान का सर आई थिंक इंटरनेट इशू है, वो बीच में बार बार डिस्कनेक्ट पहले भी हो रहा था क्लास। अच्छा, महानूर नवीद, सर वो मानूर का मैसेज है कि उसका माइक खराब है सर, दैट्स व्हाई हमने मार्क नहीं किया। अच्छा, उन्हें कहें यहाँ इंटरनल उसमें ज़रा वो कर दें, मैसेज कर दें, ये जो चैट नहीं होती है इसमें ओके सर, मैसेज कर दें। हाँ, यही वाला। ओके सर। मोहम्मद अब्दुल्ला फारूक, यस सर। जॉब क्या चीज़ होती है? सर रिपीट करेंगे? मैंने कहा जॉब क्या चीज़ होती है कॉस्ट में? यानी आप भी सुन नहीं रहे हैं। राबिया नूर, राबिया नूर, मेहदी हसन, यस सर। जानू उसका कीबोर्ड भी तो ख़राब नहीं हो गया? क्या हुआ सर? मैंने कहा उसका कीबोर्ड भी तो ख़राब नहीं हो गया? नहीं सर, मैंने तो महानूर का। मैसेज नहीं सर, आ गया सर, मैसेज आ गया सर। हाँ, वो कराची से मेरा ख्याल आया है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करता हुआ। सर वो रोजा तो लग रहा होगा सर, हम जहाँ हैं। हाँ, तो लिखते लिखते ना ज़रा थोड़ी सी वो कमज़ोरी हुई भी होती है। वैसे भी अब आखिरी अशरा है, तो 20 रोज़ों की वजह से थोड़ी सी कमज़ोरी सर हो वो जाती तारक है। खाते हैं सर, वो क्याम हाँ करते हैं तो ऐसे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आसिम मजहर, आसिम मजहर, ये आसिम मजहर भी जो है वो, अच्छा अच्छा, आसिम मजहर, आसिम मजहर क्लास में है ही नहीं। हुसैन शाह जी, आसिम ये जॉब क्या चीज़ होती है? जैसे जॉब क्या चीज़ होती है? तो नहीं पता। तो जानू हम आज की डिस्कशन ही उसके ऊपर कर रहे हैं, 15-20 मिनट मैंने उसको सिर्फ समझाने में लगा दिए। यस सर। तो आप नहीं थे अच्छा सर। जानू, यानी ऑनलाइन तो थे, एक्चुअली प्रेजेंट नहीं थे। यस सर। यानी वो ज्वाइन तो किया हुआ है, लेकिन वो खाली यस ज्वाइन करना तो मसला नहीं है ना। नो सर। हैं हुसैन शाह, यस सर। जॉब जॉब क्या चीज़ होती सर ये इंटरनल एक्टिविटी होती है जो हम परफॉर्म करते हैं। है? अच्छा, ये बताया मैंने। सर और रिपीटेड अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, चलो कुछ थोड़ा बहुत याद है तुम्हें। कैफुल वरा, यस सर। जॉब क्या चीज़ होती है? सर जिसमें ऑडिट फाइंड करते हैं, जिसमें ऑडिट फाइंड करते हैं। ऑडिट प्लान करते हैं। अच्छा, चलो फातिमा, यस सर। ये जॉब क्या चीज़ होती है? सर जो नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होती है, लाइक जो बार बार हमें रिपीट नहीं करना चाहिए होता, और लाइक हर जॉब की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, शाबाश।
शाबाश। तो जॉब वो टास्क है, आसिम मजहर, आसिम, यस सर। जॉब वो टास्क है जो कि नॉन रिपीटेटिव होता है और जिसकी अपनी अलहदा आइडेंटिफाइबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जॉब एक ऐसा टास्क है, जॉब एक ऐसा टास्क है जो कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रिक्वायरमेंट्स वाला हो और नॉन रिपीटेटिव। ठीक है, और ठीक है। यस सर। यस सर, बेहतरीन है। अच्छा, क्या चीज़ बेहतरीन बताएंगे, रिपीट कर सकते हैं? सर जॉब एक ऐसा टास्क है। हाँ, चलो बात टास्क तक तो आ गई है ना। ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है कि वो डर के भाग ही गया मीटिंग में से। मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ और वो भाग गया। तो मैदान छोड़ के नहीं भागते होते। चलें, अभी वो आएंगे तो फिर हम ज़रा दोबारा उनके साथ बात करेंगे। ऐना शाहिद। यस सर। चलो ऐना, क्या होती है ये जॉब? सर इंटरनल एक्टिविटी होती है और नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होती है और सेपरेटली आइडेंटिफाइड होती है। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि मैं बस इसलिए पूछ रहा था, मैंने कहा कि यूजुअली तो आप क्लास में होती हैं, तो ये ना हो कि मैं समझूं कि आप हैं और आप नहीं होंगे। नहीं अच्छा सर, मैं ठीक है। तो पहली चीज़ नॉन रिपीटेटिव, दूसरी चीज़ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रिक्वायरमेंट्स, और फिर ये है कि द कॉस्ट ऑफ जॉब includes not only the materials, labor, and effort, but it also includes the period cost as well. सऊद है? यस सर। सऊद यार, पीरियड कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? सर पीरियड कॉस्ट में, हाँ, सर पीरियड कॉस्ट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो सर एक पीरियड तक आपके सेम रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एडिशन होती रहती है। जिस तरह आपने बताया था सर कि अगर आपने एक जगह पे बिल्डिंग की है, ली हुई है, और उसमें आपने एडिशन की है, जब तक उसकी लिमिट होगी तब तक वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। उसके बाद आपको उसमें एडिशन करनी पड़ेगी न्यू बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो वो फिर पीरियड कॉस्ट उसमें आएगी। हसन अब्बास साहब हैं? यस सर। अच्छा यार, सर क्या? इसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर्स आते हैं। नहीं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई ना। पीरियड नो कॉस्ट में अच्छा, क्या है? सर इसमें अप्लाइड एफओएच आती है और एक्चुअल एफओएच आती है। नहीं जानू, ये भी नहीं आती। आज आपने भी आंसर का गलत आंसर दिया और सऊद ने भी। प्रोडक्ट कॉस्ट में आ गया मटेरियल, लेबर और एफओएच। पीरियड कॉस्ट में आ गई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और अदर कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में क्या होगी? रेंट, जो कि बिल्डिंग का है, जो कि तुम्हारा अकाउंटेंट या इस तरह के जो बाकी लोग हैं जो कि प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, लेबर फोर्स के अलावा जो लोग हैं उनकी सैलरीज वगैरह आ गई, इंश्योरेंस आ गई पूरी बिल्डिंग की। ये कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। चीफ एग्जेक्टिव की सैलरी हो गई, अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, मैनेजर्स की सैलरी हो गई। तो ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं।
इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, अब सेलिंग एक्सपेंसेस में तो बहुत ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट हो गई, सेल्स स्टाफ जो तुमने रखा हुआ है, सेल्स स्टाफ को जो तुम सैलरीज देते हो या कमीशंस देते हो वो आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो पीरियड कॉस्ट में अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, चीज़ को संभालने की कॉस्ट, चीज़ बन तो चुकी है उसको संभाल के रखना, तो चीज़ को संभालने की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। चीज़ को सेल करने की कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि प्रोडक्ट बनने के बाद आ रही है, प्रोडक्ट बनने तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। प्रोडक्ट बनने के बाद के जो एक्सपेंसेस हैं उसको मेंटेन करने के, संभालने के, उसको सेल करने के, उन एक्सपेंसेस को हम पीरियड कॉस्ट कहते होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाएगी संभालने वाली, सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी बेचने वाली, और अदर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यस तो सर। जॉब में ये तीनों चीज़ें जो है वो आती होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि job costing is used when a business entity carries out tasks or jobs to meet specific customer orders, although each job might involve similar work. जैसे मैंने कहा, करनी तो कंस्ट्रक्शन ही है, करनी सर्जरी ही है, परफॉर्म ऑडिट ही करना है. They are all different and are carried out to the customer's specific instructions or requirements. Examples of jobs include work done for customers by builders or electricians, audit work done for clients by a firm, and repair work on motor vehicles by a repair firm. इसमें फिर वो जो लॉयर्स हैं वो भी आ जाते हैं, हर केस की नेचर डिफरेंट होती है, डॉक्टर्स की एग्जांपल भी आ सकती है, हर जो भी बंदा आपके पास आया है वो यूनिक सेट ऑफ थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स अपने साथ लेके आएगा, जो कि उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट बना रही होगी या सिंपल कर रही होगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. Job costing is similar to contract costing in the sense that each job is usually different and carried out to the customer's specific or particular requirements. However, jobs are short term and the work is usually carried out in a fairly short period of time. कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता यूँ है कि दे आर यूजुअली हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो अब जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली या जो चीज़ें इसमें आ रही हैं उसके ऊपर ज़रा हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट जो है, अच्छा जहाँ पे आप जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे उसको जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट कहा जाता है. जिस जगह पे जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा रही होगी उसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट कहते होते हैं. थोड़ी देर में हम ये देख लेते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है या उसमें क्या क्या कुछ आता होता है. तो बाकी उसमें हमने अभी बात कर ली कि उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी होती है और उसमें पीरियड कॉस्ट भी होती है. तो हम लोगों से पूछ लेते हैं कि उनको जगाने के लिए कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये शदीद तरीन बेसिक्स हैं. राबिया सर एक चीज़ पूछनी है सर. हाँ जी सर, जब इसमें कॉस्ट वगैरह हम अपनी लिखेंगे तो उसे सेपरेट लिखेंगे या एज अ होल, मतलब मिक्स्ड कॉस्ट हम एक साथ ही लिखेंगे या उसे भी सेपरेट करके लिखेंगे? इसमें सेपरेट करके लिखें. ठीक है सर. प्रोडक्ट अलहदा होनी चाहिए, पीरियड अलहदा होनी चाहिए. राबिया नूर. यस सर. जी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में क्या फर्क है? सर प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होता है, ठीक है, शाबाश. डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट लेबर होती है, ठीक है. हाँ जी डायरेक्ट लेबर होती है. और पीरियड कॉस्ट में एडमिन एक्सपेंस होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस होते हैं. शाबाश शाबाश. तो प्रोडक्ट कॉस्ट में मटेरियल हो गया, लेबर हो गई और एफओएच हो गया. और जो अच्छा इसको ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है
कि इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना कहा जाए, मटेरियल और लेबर और एफओएच जो है वो लफ्ज़ यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो आंसर वगैरह जो है वो ठीक है कि पीरियड कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं। शाबाश। तो और हमने ये बात की कि जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बना रहे होंगे तो जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाते हुए ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आया करती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू एन इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। और जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाते हुए क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब, उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया, फिर ये हो गया कि फिर जो इसमें कुछ वो थी जर्नल एंट्रीज थी, जर्नल एंट्रीज हमने मिड टर्म से पहले देख ही ली हुई हैं कि मटेरियल जब आप परचेज करते हैं तो मटेरियल्स को आप करते हैं डेबिट और अकाउंट्स पेबल जो है वो हो जाता है क्रेडिट, क्योंकि मटेरियल जो है वो बेसिकली हमारा एसेट होता है। और जब मटेरियल रिटर्न करेंगे वेंडर को, वेंडर जिससे आपने चीज़ परचेज की हुई थी, वेंडर बेसिकली सेलर को कहते हैं, तो जिसने आपको चीज़ सेल की थी उसको जब आप वापस करेंगे तो जो पहले वाली एंट्री है वही रिवर्स हो जाएगी। जब ये मटेरियल इशू किए जाते हैं तो हमने ये मिड टर्म से पहले बात की हुई है कि वर्क इन प्रोसेस एक एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उसको आप डेबिट करेंगे। और मटेरियल्स जो हैं, मटेरियल्स बेसिकली वो होंगे क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि मटेरियल भी हमारा एसेट है। एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज करती है तो उसको हम क्रेडिट कर दिया करते हैं। फिर जो जब लेबर इनकर करेंगे आप तो वर्क इन प्रोसेस अगेन डेबिट हो जाएगा। और हाँ, ये चीज़ हमने मिड टर्म से पहले शायद जो है वो डिस्कस नहीं की हुई कि जब इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किए जाते हैं तो फिर हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं। इसकी तरफ अभी हम थोड़ी देर में आते हैं जब हम वो देखेंगे कि एफओएच का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उस वक्त ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी क्लैरिफाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाकी जर्नल एंट्रीज तो हमारी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं। ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये ज़रा थोड़ी सी सॉरी एफओएच का जो अकाउंट है, एफओएच का अकाउंट ज़रा थोड़ा सा हट के है। उसको एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ये इसके ऊपर भी बात हमने मिड टर्म से पहले काफ़ी की हुई है डिटेल में डिस्कशन। ये वो अकाउंट है, इसको फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। कंट्रोल अकाउंट बेसिकली टोटल अकाउंट होता है, टोटल का अकाउंट होता है। तो अब इसमें जो लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रही हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, पेरोल टैक्सेस हैं, डिप्रिसिएशन है। पेरोल सैलरी को कहते हैं, आसान यानी अगर अल्फाज में बात करूं, पेरोल बेसिकली सैलरी है। तो सैलरी के ऊपर पे होने वाले जो टैक्सेस वगैरह हैं, डिप्रिसिएशन है जो फैक्ट्री की होगी, और फैक्ट्री की इंश्योरेंस जो कि आपने एक्सपायर्ड इंश्योरेंस मींस जो इंश्योरेंस आपने एडवांस में पे की भी होती है, उस इंश्योरेंस में से जितनी यूज़ कर ली गई है उसको हम एक्सपायर्ड इंश्योरेंस कहेंगे, और वो यहाँ पे 516 की अमाउंट जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो लेफ्ट साइड पे आने वाली एक ही अकाउंट है। यूजुअली जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं उसकी मसलन एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और क्रेडिट साइड पे सिर्फ बैलेंस ही आता होता है यूजुअली। रेंट एक्सपेंस है तो जब भी रेंट पे करेंगे तो रेंट एक्सपेंस डेबिट ही होगा, कैश क्रेडिट ही होगा। तो रेंट एक्सपेंस में जो यूजुअली जो एंट्रीज हैं या जो आइटम्स हैं वो उसकी
डेबिट साइड पे अपीयर हो रहे होंगे, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा सवाए बैलेंस के। लेकिन FOH एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें अकाउंट की दोनों तरफ जो है वो एंट्री अपीयर हो रही होगी। डेबिट साइड पे एक्चुअल होगी और क्रेडिट साइड पे अप्लाइड FOH होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है या ये किस लिए है और इसका मकसद। जब आप एक्चुअल FOH पे करेंगे, बेशक वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या बाकी हो, और ये बात याद रखिएगा कि एक्चुअल FOH में, अब ये तो थोड़ी सी एग्जांपल्स इन्होंने 3-4 दी हुई, ये अच्छी खासी लंबी लिस्ट हुआ करती। तो आज की आपकी एक असाइनमेंट वो ये है कि एक्चुअल FOH की एक छोटी सी लिस्ट प्रिपेयर कीजिएगा और लिस्ट प्रिपेयर करके और वो आपने मुझे एज एन असाइनमेंट आपने ईमेल करनी है, और वो ये छापा लगा लीजिएगा। लगाना आपने छापा ही है, मुझे उससे कोई ख़ास छापा लगाने से इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बीच में आइटम्स याद कुछ थोड़े बहुत होने चाहिए। मैं फिर नेक्स्ट टाइम या किसी कोई दिन रख के और मैं फिर उसका छोटा सा वाइवा भी लूँगा कि ये जो तुमने छापा लगाया है तो ये छापा तुम्हें याद भी है कि नहीं याद है। सारे का सारा तो ऑब्वियसली नहीं याद हो सकता, लेकिन अगर कुछ आइटम्स आपको उसके बीच के याद हैं तो इसका मतलब है कि जो मकसद है ये असाइनमेंट देने का, ये खाली छापा लगवाना नहीं है। मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि एक्चुअल FOH में क्या क्या आइटम्स अपीयर हो सकते हैं, एटलीस्ट कुछ का पता हो। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर है, पेरोल टैक्सेस हैं, डिप्रिसिएशन है, इसके अलावा भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें से आइटम्स देखिएगा कि कौन से। जी जी सर ये दी हुई है आपने, मिड से पहले दी हुई थी, तो फिर से सबमिट करवानी है या एक ही बार बहुत है? मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास तो नहीं सर, सर ये डायरेक्ट आपने पहले दी थी, फिर आपने मना कर ये दिया था लिस्ट मेड्स के थ्रू। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो नहीं। जी सर, आपने बाद में मना कर दिया था, आपने कहा था पहले पेपर्स कर लो। चलें, अब ये काम कर लीजिएगा। ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब इसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि जर्नल एंट्री पास क्या हुई हो। एक मिनट, ओवरऑल को सर, अकाउंट को देखते हुए हम सलमान शाहिद साहब से पूछते हैं। सलमान शाहिद साहब क्लास में हैं? जी सर। अच्छा सलमान यार, ये अकाउंट की डेबिट साइड को देखते हुए जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी कि ये इस तरह पोस्टिंग हुई है अकाउंट में, बता सकते हैं? सॉरी सर। जी सर इसका मेरे ख्याल में इनडायरेक्ट मटेरियल टू एक्चुअल 4 होगा, एक्चुअल FOH क्रेडिट हो जाएगा। ये आपके सामने ये मैंने लिखी हुई भी, जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स टू कैश या बैंक। बेसिकली इनडायरेक्ट मटेरियल्स की जगह हम लिखेंगे FOH कंट्रोल टू कैश या बैंक पे। इनडायरेक्ट लेबर पे करोगे फिर यही एंट्री होगी, FOH कंट्रोल को डेबिट करोगे, कैश या बैंक जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा हर दफ़ा ये पहली वाली एंट्री पास की जाएगी। हर दफ़ा FOH कंट्रोल डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा जब भी कोई एक्चुअल एक्सपेंस किया जाएगा। तो वो इस वजह से ये डेबिट साइड पे ये सारी चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। और जब भी आप FOH अप्लाई करते हैं तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं। वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल डालोगे, वर्क इन प्रोसेस एक एसेट है, उसमें मटेरियल डालोगे तो उसकी कॉस्ट मटेरियल की अमाउंट से बढ़ जाएगी, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा।
इसी तरह लेबर लगाओगे तो वर्क इन प्रोसेस को फिर डेबिट करोगे, क्योंकि पहले उसकी कॉस्ट में खाली मटेरियल शामिल था, अब उसकी कॉस्ट में लेबर भी शामिल हो गई। तो एसेट की वैल्यू जितनी पहले थी, एसेट की वैल्यू उससे बढ़ गई है। और जब आप FOH लगाएंगे तो अगेन वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। पहले उसमें सिर्फ मटेरियल और लेबर की वैल्यू थी, अब उसमें FOH की वैल्यू भी शामिल हो गई। एसेट की वैल्यू इंक्रीज जब भी हो तो हम उसको डेबिट करते हो, तो ये डेबिट हो जाएगा। और FOH कंट्रोल जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे अपीयर होने वाली जो FOH है वो अप्लाइड होती है। डेबिट साइड पे अपीयर, तो FOH के अकाउंट में जो समझाने का जो मकसद है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, FOH के ऊपर अलहदा हमारा पूरा एक अलहदा से चैप्टर है। उधर पहुंचने से पहले इंशाल्लाह हम करेंगे इसके ऊपर भी बात जो है वो दोबारा वहाँ जाके एक दफ़ा फिर से देखेंगे, ये चीज़ डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। तो FOH जो है वो, और ये जो अंडर या ओवर अप्लाइड FOH था, डिटेल में फिर इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। तो यूजुअली एक्सपेंस की जो समझाना था आप लोगों को, यूजुअली एक्सपेंस की, किसी भी एक्सपेंस की डेबिट साइड पे तो एंट्री होती है उसके अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे एंट्री नहीं होती, सवाए अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी हो तो आपने उसकी करेक्शन करनी हो, या फिर कोई बैलेंस वगैरह मौजूद है। जबकि यहाँ पे दोनों साइड्स पे अकाउंट के एंट्रीज मौजूद हैं, और डेबिट साइड पे जो है वो एक्चुअल वाली हैं, और क्रेडिट साइड पे जो है वो अप्लाइड वाली। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए सिर्फ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा, तो मैं अभी ज़रा आप ज़रा ये अकाउंट एक दफ़ा फिर से देख लें। ओके सर।
अच्छा जी, तो बात हो रही थी FOH के ऊपर यस सर। कि FOH के अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जो है वो अपीयर होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हम थोड़ी देर में एंट्रीज में एक चीज़ आई थी, तो हाँ, कि जब आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करते हुए जर्नल एंट्री जो है वो आप क्या पास करेंगे। तो जब भी मटेरियल्स इशू किए जाएं, इनडायरेक्ट मटेरियल FOH कंट्रोल डेबिट हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्रेडिट हो गए। और जब आपने कोई लेबर कॉस्ट या वो पे की है तो उसको क्लोज भी किया जा सकता है और कैश को भी क्रेडिट किया जा सकता है, दोनों काम जो है वो हो सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और ये तो पता है ना कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। यस यस। कैसे सऊद? सऊद मैं बता दूं सर। जी चले, आप ही बताओ। ऐसा ही नॉन कैश इसलिए क्योंकि ये ऑन गोइंग एक्सपेंस होते हैं, फिक्स एसेट इसमें होते हैं सर, कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट सर। देखें, जर्नल एंट्री ही इसकी इस बात की निशानी है। अगर ये कैश एक्सपेंस होता तो डेप्रिसिएशन टू कैश होता। और मैं उस बात से भी एग्री करूंगा, ये जो आप कह रहे हैं कि ये एसेट की वैल्यू में से डिक्रीज हो रही है, ये उसको एसेट की कॉस्ट को हम उसकी लाइफ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये लाइफ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक्चुअली पे हो नहीं रही है। पे तो हम उस वक्त कर चुके हैं जिस वक्त हमने ये एसेट लिया था। अब तो सिर्फ उस पेमेंट की, जो हमने एसेट पे करके ख़रीद लिया है, अब सिर्फ उस वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन इट्स लाइफ। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी अगर आप देख लें तो डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमैटिक एलोकेशन, ये उसकी जो डेफिनेशन प्रॉपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है हमारा, जो कि इसी को डील करता है। तो depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. यूजफुल लाइफ पे उसकी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देने को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो पे तो आप बहुत पहले कर चुके होंगे जिस वक्त आपने एसेट लिया था। अब सिर्फ उस पेमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लाइफ पे फैला रहे हैं आप उसको, अदर देन दैट और कोई काम नहीं हो रहा। तो डिप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस होगा। तो खैर डिप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू डिप्रिसिएशन हो जाएगा, जो भी फैक्ट्री की है या फैक्ट्री इक्विपमेंट की है या फैक्ट्री मशीनरी की है या जो भी। ठीक है जी, तो यस सर। ये चीज़ें तो हो गई। अब इसमें ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नज़र आई थी, टैक्सेस वगैरह को चलें अभी हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अब ये जो पेरोल है, पेरोल में से टोटल जो पेरोल है वो 31,000 आपने पे की है। 31,000 में से 27,000 वो है जो कि वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हुई है। मींस के वो डायरेक्ट लेबर थी। एक डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड होती है। फिर जो डायरेक्ट लेबर थी उस केस में जब आपने उसको कॉस्ट इनकर की तो वर्क इन प्रोसेस को आपने डेबिट किया और पेरोल को क्रेडिट किया होगा। और जब इनडायरेक्ट लेबर आपने लगाई तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ और पेरोल क्रेडिट हुई होगी। बाकी ये उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये सब्सिडरी रिकॉर्ड वगैरह, ये हम जरा भी फिलहाल के लिए उसको स्किप कर रहे हैं। ये खास मतलब है इसका। और टैक्सेस वगैरह जो है वो मैं फिलहाल वो कर रहा हूँ कि ये
ये इसकी एडजस्टमेंट कैसे हो रही है या क्यों हो रही है, या तो इसको भी हम फॉर द टाइम बीइंग इसको भी हम ज़रा डिले कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने फोकस इस चीज़ के ऊपर कि जब FOH अप्लाई की जाए फिर जर्नल एंट्री क्या हो, और अगर FOH एक्चुअल में इनकर हो तो फिर वो किस जगह चार्ज की जाती है और कैसे चार्ज की जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक की कोई बात जो कि समझ में ना आई? यस सर। यहाँ तक की कोई बात जो समझ में ना आई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट अगर आपने बनानी हो तो जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं ब्रीफ फॉर्म में। ये आपके पास जो है ये सर इसका एक ही फॉर्मेट होता है या फॉर्मेट इसके डिफरेंट होते हैं? फॉर्मेट आप अपने लिहाज से अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो ये। क्योंकि सर जिस तरह हम मतलब वो बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसकी फिर स्टैंडर्ड भी हमारे पास सर दो होती हैं कि एक उसे डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक उसको माइनस मतलब ब्रैकेट्स की फॉर्म में जिस तरह हम बनाते थे उस तरीके से भी बना सकते हैं जिस तरह बुक में बनी हुई है। तो वो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना सर इस पे? अच्छा, जो जहाँ तक बात है उसकी, जो आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में बनाई थी, यस सर। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसका फॉर्मेट जो IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहाँ पे जिस तरह दिया हुआ है आपने उसी तरह फॉलो करना है। ठीक है, माइनर आप उसमें डिटेल ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट वहाँ पे जिस तरह है वैसे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोगों को आपने प्रेजेंट करनी होती है। तो लोगों तक सेम इंफॉर्मेशन सेम तरह की ही जानी चाहिए कि भाई ये चीज़ें तो इसके अंदर होंगी ही होंगी। हर बंदे को आपने एक ही बात बतानी है। लेकिन जब आप इंटरनल मैनेजमेंट के लिए चीज़ बना रहे होते हैं तो यहाँ पे आप ज़रा थोड़ा सा ये जो आपके फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट्स में ज़रा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये आपने अपने लिए ही बनाना है। ये लोगों को सर। हाँ, लोगों को थोड़ी दिखाना है आपने कि यार ये चीज़ मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बनिस्बत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर आपको चेंजेस वगैरह अपने लिहाज से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो FOH है हमारी, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम यहाँ पे FOH ही लिखें। प्राइम कॉस्ट, अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दूसरे हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में परचेज टैक्सेस आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट आ जाएगी, हाँ, इसमें अब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इधर लिखने की जगह नहीं है, चलें एक्सेप्ट ट्राई कर देते हैं। यानी आपने रॉ मटेरियल्स जो परचेज किए, कैटेगरी डिस्कस कर देता हूँ। रॉ मटेरियल्स जो आपने परचेज किए हैं, रॉ मटेरियल्स परचेज करके उसको फैक्ट्री में लाने तक के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर ऑब्वियसली आपने नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस जो है वो आपने पे किए होंगे, वो यहाँ पे आएगा। फिर उसकी लोडिंग अनलोडिंग होगी सामान की, अब वो यहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि उस जगह ज़रा थोड़ी सी कम है। लोडिंग अनलोडिंग होगी सामान की, वो इधर आएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है वो यहाँ पे आएगी, अगर आपने बीच में कोई टोल वगैरह पे की हैं वो यहाँ पे आएंगे, वगैरह वगैरह। तो चीज़ें काफ़ी यानी ऐसी हैं कि जो कि आप यहाँ पे जिसको इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं, जिसको उन्होंने एक लफ्ज़ दे दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का।
और प्राइम कॉस्ट जो है वो हमने पहले भी बात की हुई थी कि वो मटेरियल और लेबर के ऊपर बेस करती है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है, जिसको हम अप्लाइड एफओएच कहते हैं। तो अप्लाइड एफओएच या प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड बात, अप्लाइड एफओएच या प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, जो एफओएच आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल की है वो यहाँ पे आएगी। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द जॉब है जो कि 1750 है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं जो कि हैं 400 के। ये वो पीरियड कॉस्ट है जिसकी हमने बात की है थोड़ी देर पहले। और टोटल जॉब की कॉस्ट आ जाएगी जो कि 2150 है। ठीक है जी, यहाँ तक की कोई बात जो कि समझ में ना आई हो। क्लियर सर। अच्छा, सलमान शाहिद। सलमान शाहिद। सलमान शाहिद। सलमान शाहिद। चलिए जी, सलमान शाहिद साहब का नाम हम अपने पास लिख लेते हैं। आज है डेट 3। ये खाली 14 लोग रह गए हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए? सर आजकल क्लासेस में यही हो रहा है, 14-15 स्टूडेंट्स ही होते हैं मोस्टली क्लासेस में। जल्दी से क्विज ले रहा हूँ जी मैं आपका। सर ये गूगल फॉर्म पे होगा या क्या होगा क्विज? आप अपने पास सॉल्व करें, तस्वीर लें, और जो जिसने मुझे क्लास खत्म होने से पहले पहले जमा करवा दिया तो उसका तो मैं आंसर तसव्वुर कर लूंगा ठीक। जिसकी मेल 11 बजे के बाद आई उसका आंसर ठीक तसव्वुर नहीं किया जाएगा। ये मुझे इसकी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बना दें और मुझे मेल कर दें। इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10 मिनट दे रहा हूं ताकि ये जो भागने वाले लोग हैं, इन भागने वाले लोगों को हम ज़रा थोड़ा सा समझा सकें। 10 मिनट हैं जी।
सर आपको सेंड कर दिए।
हो गया जी? सर मैंने ईमेल आपको मेल कर दी है। बस ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।
Hello, is there anyone available? बेटा ये रिकॉर्ड हो गया कि तुम्हारा भाई को ऑन हो जाता है, सारी रिकॉर्डिंग शेयर किया है। बेटा रिकॉर्डिंग हो गई है, ये क्या आप मैं जान के नहीं बोलती, क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है, चलो अब छुट्टी करो।